हेलो दोस्तों, नीट गो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो यूनिट हम शुरू करने आ रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आज इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हमें डाइजेशन के बारे में पढ़ना है और एब्जॉर्प्शन के बारे में। हम अगर कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो उसको डाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, मान लीजिए हमारे पास प्रोटीन है, इसको हमने चेंज कर दिया अमीनो एसिड में, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और जो सिंपल भी होता है। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। इसे डाइजेशन कहते हैं। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में हमारे वो ग्लैंड्स आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हमारा पैंक्रियाज हो गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल आती है जिसमें हमारा स्टमक हो गया और फूड पाइप हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, इंटेस्टाइन भी इसी में आता है। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग पाई जाती है। पहली ओपनिंग होती है माउथ और दूसरी ओपनिंग होती है पोस्टीरियर एनस। तो एंटीरियर यानी सामने वाली ओपनिंग माउथ हो गई और पोस्टीरियर ओपनिंग एनस हो गई। माउथ से हम खाना खाते हैं और एनस से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपने कुछ खाया, जैसे कंसिडर करते हैं कि एक रोटी थी, आपने खाई, तो वो रोटी सबसे पहले आपके माउथ में जाएगी। मतलब माउथ उस छेद को कहते हैं, जो आपका होठ है वो उस छेद को माउथ कहते हैं। ठीक, माउथ के बाद अंदर जो पार्ट है उसको बक्कल कैविटी कहेंगे। बक्कल कैविटी में रोटी आपके बक्कल कैविटी में जाएगी। बक्कल कैविटी में आपको टीथ होगा और टंग होगी। ठीक, तो टीथ का काम क्या होता है? चबाना। और जो जो आपने रोटी खाई है उसको चबा के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा। और टंग का क्या काम होता है? टंग जो सलाइवा होता है, यानी जो थूक होता है हमारे मुंह में, उसको हमारे खाने के साथ मिला देता है। तो टीथ और टंग दो चीज़ पहले हम पढ़ते हैं। तो पहले टीथ पढ़ते हैं। टीथ जो होता है उसके लिए तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। पहले थीकोडोंट, दूसरा है डाइफायोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। तो पहले पढ़ते हैं थीकोडोंट। तो जो हमारा टीथ होता है ये एक सॉकेट में धंसा हुआ होता है, सॉकेट में एम्बेडेड होता है। तो सॉकेट में एम्बेडेड होता है किसकी सॉकेट में? जा बोन के, यानी जबड़े वाली बोन के। इसी को थीकोडोंट कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है, यानी टीथ का सॉकेट में धंसा हुआ होना, इसी को थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक, तो पहले वर्ड का मतलब आपने समझ लिया। दूसरा वर्ड है डाइफायोडोंट। जो हमारे टीथ हैं वो दो सेट निकलते हैं। दो सेट मतलब दो बार निकलते हैं सारे टीथ। तो पहला सेट जो निकलता है उसको आप मिल्क टीथ कहते हैं या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, जिसे आप दूध का दांत कहते हैं। वो सेट गिरता है तो हमारा परमानेंट या एडल्ट टीथ निकलता है। ठीक, तो दो सेट निकलते हैं, इसीलिए हमें डाइफायोडोंट कहा जाता है। तो डाई जो आगे लिखा हो उसका मतलब दो होता है, डी आई डाई। ठीक, फिर हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब होता है कई तरह के, यहाँ पे चार तरह के। तो हमारे दांत जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, इसी वजह से हमें हेट्रोडोंट कहा जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन से चार तरह के। पहला है इंसीजर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैनाइन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीमोलर पी एम से और मोलर्स एम से। ये चार तरह के दांत होते हैं हमारे पास। फिर हमें पढ़ना है डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लीजिए जी, ये हमारा जबड़ा है, ऊपर या नीचे किसी एक का जबड़ा मान लीजिए, कोई भी एक। इस जबड़े को हम आधे से डिवाइड करते हैं, तो किसी एक साइड का दांत का जो अरेंजमेंट होता है वो डेंटल फार्मूला शो करता है। ठीक, तो इट शोज हाफ ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द जा। तो आधा आधे का अरेंजमेंट ये शो करता है। तो ठीक है, आप डेंटल फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2123/2123। ये हमारा डेंटल फार्मूला हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं। 2123 टोटल आप ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 2122 2 + 1 + 2 + 2 + 3, इसको करेंगे 8 आएगा। लेकिन ये आधे चौका अरेंजमेंट है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक, तो आपके पास ऊपर 16 आ गया, ऐसे ही नीचे की तरफ भी आपके पास 16 आ जाएगा और 16 16 आप जोड़ेंगे 32 दांत आपके पूरे हो गए। ठीक, तो ये आधे का अरेंजमेंट होता है, आधे जॉ का अरेंजमेंट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, डेंटल फार्मूला। ठीक, अब आते हैं टंग पे। तो टंग एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, टंग।
आइए देखते हैं। तो जो टंग होती है, पहली चीज़ ये फ्रीली मूवेबल होती है, यानी आसानी से मूव कर सकती है, वह आप हिला के देख भी सकते हैं। किस चीज़ की बनी होती है? तो मसल की बनी होती है, यानी मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। फिर जो हमारी टंग होती है, मान लीजिए ये हमारी टंग है, ये हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। उस स्ट्रक्चर को हम फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक। तो हमारी टंग जो होती है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है यूजिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। तो ये फ्रेनुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फ्रेनुलम हो गया। फिर उसके बाद हम कभी आपने जीभ पे ध्यान दिया हो तो छोटे छोटे दाने टाइप के दिखाई देते हैं, तो वो जो दाने होते हैं उनको पैपिली कहते हैं। दैट इज़ प्रोजेक्शंस ऑन अपर सरफेस। अपर सरफेस पे जो दाने होते हैं उनको हम पैपिली कहते हैं। पैपिली में टेस्ट बड पाई जाती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, टेस्ट बड, जिससे हमें पता चलता है कोई चीज़ मीठी है या खट्टी है, ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक। तो ये हो गया टंग के बारे में। अब जो हमने खाना खाया था, यानी जो हमने रोटी खाई थी, वो पहले हमारे माउथ से बक्कल कैविटी में गया। बक्कल कैविटी को हमने पढ़ लिया। अब बक्कल कैविटी से एक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक। तो ओरल कैविटी से वो घुसा फेरिंग्स में, जो हमारी रोटी थी। अब फेरिंग्स इस टाइप से होता है, यहाँ पे देखिए, ऐसा एक गोला होता है और यहाँ पे दो पाइप फेरिंग्स में लगी होती है। ये एक पाइप हो गई, ये एक पाइप हो गई। तो इसमें से एक पाइप जो है वो खाने ले जाने का काम करती है, खाना ले जाने का, और दूसरी पाइप जो है वो हवा ले जाने का, यानी विंड का एक्सचेंज जो होता है, एयर का एक्सचेंज होता है, वो उसका काम करती है, ठीक। तो जो भी आप बकल के इसमें डालेंगे फेरिंग्स में, वो खाने वाली पाइप में भी जा सकता है और विंड वाली पाइप में जा सकता है। लेकिन अगर खाना जो होता है विंड पाइप में चला गया तो प्रॉब्लम होती है, ठीक। जैसे आप पानी पीते समय कभी कभी खांसने लगते हैं, क्योंकि आपका पानी जो होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, फिर आपके नाक से पानी गिरता है, ठीक। तो जो विंड पाइप होती है, मान लीजिए ये विंड पाइप है हमारा, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक दरवाज़ा पाया जाता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक। इस विंड पाइप के ऊपर एक दरवाज़ा पाया जाता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और इस विंड पाइप का जो मुंह होता है, यानी ये पार्ट, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक दरवाज़ा पाया जाता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये दरवाज़ा हो जाता है बंद, तो हमारी विंड पाइप क्लोज़ हो जाती है। तो जो भी खाना आप फेरिंग्स में डालेंगे, जब आप खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, तो वो डायरेक्ट आपके ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो एपिग्लॉटिस इज़ अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये दरवाज़ा जो है वो कार्टिलेज का बना होता है ऑन ग्लॉटिस। ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप का जो मुंह होता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं, ठीक। तो ये काम क्या करता है? रेगुलेट करता है कि मतलब रोकता है कि खाना जो है या फिर पानी जो है वो विंड पाइप में न चला जाए, ठीक। तो ये एपिग्लॉटिस हो गया। साथ ही साथ ये चीज़ भी याद रखिएगा, फेरिंग्स इज कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए दोनों कॉमन पासेस है, यानी हम कुछ भी खाएंगे या फिर जो सांस ले रहे हैं हम, वो दोनों इसी में फेरिंग्स में पहले जाता है, ठीक। इसीलिए हमें दरवाजे की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स। अब हम फेरिंग्स से आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। हमारी फूड पाइप को टेक्निकली ईसोफेगस कहा जाता है। तो ये ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए। फिर जो खाना है वो हमारा, जो ये फूड पाइप है वो हमारी कहाँ से होके जाती है? नेक के थ्रू होती है, यानी गले से उतरती है फूड पाइप। फिर उसके बाद थोरैक्स यानी सीने वाला रीजन जो होता है उसके नीचे आके जो डायफ्राम होता है, जो हमारा पेट होता है उसके जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक। तो डायफ्राम से होते हुए हमारे पेट में आती है फूड पाइप। फूड पाइप है तो स्टमक में आएगी ये, ठीक। अब एक और दरवाज़ा हमको देखने को मिला जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल कहते हैं। ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस यानी फूड पाइप, और गैस्ट्रो यहाँ पे स्टमक के लिए यूज़ किया गया है। तो मान लीजिए ये हमारी फूड पाइप थी और यहाँ पे ऐसे स्टमक है हमारा, ठीक। ये हमारा स्टमक है। तो इस जगह पे एक दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है, इस जगह पे, जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर कहते हैं। इंस्फिंक्टर क्यों कहते हैं? जो अभी एपिग्लॉटिस आपने पढ़ा था वो ऐसा दरवाज़ा था जो एक ही तरफ को खुलता है, ठीक। तो जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं एक तरफ को खुलते हैं, ये इंस्फिंक्टर इस टाइप से है कि ये दोनों तरफ को खुलता है। जैसे आप एक पाइप ले लीजिए और बीच से पकड़ लीजिए तो पाइप बंद हो गई, पानी इधर उधर नहीं जा सकता पानी पाइप के। और पाइप आप मुट्ठी छोड़ेंगे जब पाइप से,
पाइप को जब आप रिलीज़ करेंगे तो वो आप देखेंगे दोनों साइड से खुल जाती है, ठीक। तो उस टाइप से होता है कुछ। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये कंट्रोल करता है कि कितना खाना एक बार में हमारी फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना खाना स्टमक में जाएगा ये स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड ईसोफेगस। अब आगे चलते हैं, ठीक। तो अब हम फूड पाइप पे खाना पहुँच गया था हमारा, अब फूड पाइप से हम स्टमक में जाएंगे, यानी हमारा खाना अब पेट में आ गया। जो रोटी हमने खाई थी पेट में आ गई। जो हमारा स्टमक है वो जे शेप्ड बैग होता है, जे के तरह दिखने वाला बैग होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। इस चीज़ को हम थोड़ा फिगर के थ्रू समझते हैं। तो ये मान लीजिए हो गया हमारा स्टमक, ठीक। ये हो गया स्टमक हमारा, सॉरी दूसरी तरह बनाना पड़ेगा। ये अब थोड़ा सही बनाया, सही क्या थोड़ा सही, ठीक है बनाया, सही बनाया। तो ये स्टमक मान लीजिए है हमारा। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको फंडस कहते हैं, ठीक। ये फंडिक पार्ट है। जहाँ पे ये ईसोफेगस खुल रही है इस पार्ट को हम कार्डियक कहते हैं। जो जो मेन बॉडी है, मतलब मेन पार्ट, मतलब मेन खाली जगह है, उसको हम बॉडी कहते हैं। और जो ये आखिरी पार्ट है इसका स्टमक का, इसको हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। तो 4 पार्ट हो गए हमारे स्टमक के। सबसे ऊपर फंडस, फिर उसके बाद कार्डियक। कार्डियक में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि यहाँ पे ईसोफेगस खुलती है, इसी रीजन में ईसोफेगस आके खुलती है। फिर बॉडी, जहाँ पे मेन स्पेस होता है हमारे स्टमक का। और फिर पाइलोरिक, यानी जहाँ पे हमारी एंडिंग होती है स्टमक की। तो 4 पार्ट हो गए स्टमक के। तो ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्टमक हैज़ 4 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। कार्डियक वो होती है जहाँ पे ईसोफेगस ओपन होती है, ठीक। ईसोफेगस ओपन इनटू इट। फिर यहाँ पे भी आपको एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर जिसको कहते हैं हम। पाइलोरिक रीजन में होता है, स्टमक का आखिरी पार्ट अभी आपने देखा था पाइलोरिक था, पाइलोरिक रीजन में था, तो इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम रख दिए। ये स्टमक और डुओडेनम के बीच में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच। और ये भी ये चीज़ रेगुलेट करता है कि कितना खाना स्टमक से एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक। तो पाइलोरिक रीजन से इस डुओडेनम के बीच में होता है ये स्फिंक्टर आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। तो खाना हमारा पेट तक पहुंच गया है। अब पेट के आगे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी पेट का जो पाइलोरिक रीजन है स्टमक से, उससे हम अंदर जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। पहला है डुओडेनम। डुओडेनम जो होता है, सिर्फ एक ही 2 बातें इन तीनों पार्ट के बारे में एनसीईआरटी ने बताई है, वही आपने याद रखनी है। डुओडेनम जो होता है सी शेप्ड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एनसीईआरटी में पहले डुओडेनम को यू शेप्ड कहा गया था, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, क्योंकि डुओडेनम जो है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। देखिए ऐसा कुछ होता है, ऐसा डुओडेनम होता है। और इसी डुओडेनम के बीच में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे हमारा पैंक्रियाज होता है, ठीक। तो ये डुओडेनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डुओडेनम इज सी शेप्ड। यही एक चीज़ याद ही रखना है डुओडेनम के बारे में। जेजुनम जो होता है उसे मिडिल पोर्शन बनाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा बस। जेजुनम इज़ मिडिल पोर्शन। इलियम के बारे में हाईली क्वाइल्ड बताया गया है, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा क्वाइलिंग होगी उसे कहेंगे इलियम पोर्शन। तो ये 3 पोर्शन सिर्फ इंटेस्टाइन के बताए गए हैं, और 1-2 बातें जो आपको याद रखनी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हम चलेंगे आगे तो हम पहुँचेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, लंबाई देखी जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये नाम लंबाई के बेसिस पे नहीं है, नाम है मोटाई के बेसिस पे। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसे लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, यानी ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक, छोटा गोला। तो इस बेसिस पे, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी पाइप होती है, ठीक। तो इलियम से हम घुसेंगे जब लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे 3 पार्ट हमको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो पहला पार्ट है हमारे पास सीकम। सीकम जो है इसे हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। ब्लाइंड सैक, 1 मिनट इसको फिगर में देख लेते हैं पहले। तो मान लीजिए ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन,
कुछ इस टाइप से, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड, इस जगह पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये हमारी इंटेस्टाइन है। अब इसमें 3 पार्ट हमारे पास है। पहला है सीकम, जो ये पार्ट है, मैं चेंज कर देता हूँ ज़रा, जो ये वाला पार्ट है इसको सीकम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही साइड आप जा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से होता है। अगर मैं बड़ा बनाऊँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं इस पार्ट को सीकम कहते हैं हम। और यहाँ पे हम एक ही साइड जा सकते हैं, यानी ऊपर की ओर जा सकते हैं, नीचे की ओर नहीं जा सकते, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। ब्लाइंड यानी अंधा जो कहते हैं आप, तो इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं, यानी एक तरफ का दरवाज़ा नहीं है, एक ही तरफ है। फिर ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, इसको कोलॉन कहते हैं। और कौन सा कोलॉन? तो ये ऊपर हम चढ़ रहे हैं, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इसको असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो असेंडिंग कोलॉन, जब हम इस तरह हॉरिजेंटली चलते हैं तो इसको डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलॉन कहते हैं। और जब हम नीचे उतरने लगते हैं तो इसको डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं, ठीक। तो कोलॉन हमारे पास 3 अभी हमने देख लिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। और फिर उसके बाद ये जो पार्ट होता है, यानी ये वाला पार्ट, इसको हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया असेंडिंग कोलॉन, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, ये पार्ट हो गया डिसेंडिंग कोलॉन। नीचे आपका सिग्मॉइड कोलॉन, यानी कोलॉन 4 तरह की, ये चीज़ आप अभी उसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप, ये पाइप जब कंप्लीट होती है तो यहाँ पे एनस हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब जिसका हमारी बॉडी में कोई काम रह नहीं गया है, बस ये है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि अब काम तो रह नहीं गया है, धीमे धीमे एवोल्यूशन के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4-6 चीज़ें हैं हमारे बॉडी में जो कि वेस्टिजियल हैं, उनमें से ये भी एक है। तो अब देखते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमें सीकम मिलेगा। सीकम एक ब्लाइंड सैक है, पहली चीज़। फिर इसमें सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं, यानी ऐसे माइक्रोब जिसमें हम, उनको भी फ़ायदा होता है और हमको भी, जो हमको फ़ायदा देते हैं और हम भी उनको फ़ायदा देते हैं, यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है जिसमें हमें भी और उन माइक्रोब को भी फ़ायदा होता है। तो सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रोब होते हैं। साथ ही साथ सीकम से ही अटैच होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी जिसका कोई काम नहीं रह गया है बॉडी में, बस वो है इस समय। तो अराइजेस फ्रॉम सीकम, इसके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये फिंगर के तरह होता है, ठीक। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो पहला पार्ट सीकम हो गया। दूसरा पार्ट है कोलॉन। कोलॉन जो होता है 4 तरह के है। असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ते हुए, मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ये हो गया असेंडिंग। फिर ट्रांसवर्स यानी जब हॉरिजेंटल होते हैं हम, और फिर उसका डिसेंडिंग यानी जब नीचे उतरते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी पार्ट जो है वो सिग्मॉइड है। तो कोलॉन 4 तरीके के, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है रेक्टम, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास बताया ही नहीं है। तो रेक्टम के बारे में बस आपको याद रखना है, रेक्टम चौथा पार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे, जहाँ हमको पढ़ना है टिश्यू के बारे में। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके टिश्यूज़ के बारे में, उसकी लेयर होती हैं 2-3, वो पढ़नी है हमको। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसकी 4 लेयर होती हैं। बाहर से अंदर की बात करें तो आप याद कर सकते हैं एस एम याद कर सकते हैं आप, बाहर से अंदर की ओर। तो पहले एस का मतलब है सेरोसा, दूसरे का मतलब मस्कुलरिस, तीसरे का मतलब है सब म्यूकोसा, और चौथे का मतलब है म्यूकोसा। तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये बाहर से अंदर का अरेंजमेंट है, यानी आउट टू इन। अब एक एक करके सारी लेयर्स को पढ़ते हैं। तो पहली है सेरोसा, और मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो पहली है सेरोसा। सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है, एक पन्नी के बराबर थिन होती है ये। अच्छा, मीजोथीलियम क्या होती है? एपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की जो एपिथेलियल होती है, यानी कवरिंग होती है इंटरनल ऑर्गन की, उसे मीजोथीलियम कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं बस।
तो सेरोसा के बारे में यही इतना याद रखना है, थिन मेसोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, मस्कुलरिस पे दूसरी लेयर है मस्कुलरिस, उस पर आते हैं। ठीक, तो ये मस्कुलरिस रही। मस्कुलरिस जो है वो 2 लेयर में अरेंज होती है, 2 तरीके से अरेंज रहती है। पहला है इनर सर्कुलर, जो यानी मस्कुलरिस अंदर होती है वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती है। जो बाहर मस्कुलरिस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज होती है। तो इससे आप याद रखते हैं कि जो इनर है वो पहले शुरू होता है आई से, और यहाँ पे सर्कुलर जो वर्ड है इसमें सी के बाद आई आता है, यानी इनर और सर्कुलर। इस तरह आप याद रख सकते हैं, या इस तरह याद रख लीजिए, ओ से आउटर शुरू होता है और एल के बाद ओ आता है लॉन्गिट्यूडनल में, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक, तो बेसिकली आपको याद कैसे करना है या आप खुद समझ सकते हैं, या फिर ये तो आसान तरीका है ही, मैंने बता दिया। तो मस्कुलरिस हो गया जिसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। ये बनी होती है स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल मतलब ऐसी मसल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी स्मूथ मसल पाई जाएगी उस पार्ट को, उस रीजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी इनवॉलेंट्री होगा। ठीक, एक ऑब्लिक लेयर भी कभी कभी पाई जाती है मस्कुलरिस में। जनरली 2 लेयर तो होती ही हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन कभी कभी एक ऑब्लिक लेयर भी पाई जाती है। जैसे कि स्टमक की बात करें तो स्टमक में कभी कभी हमें एक और लेयर देखने को मिल जाती है। ठीक, तो ऑब्लिक लेयर कुछ ही पार्ट्स में होती है, हर जगह नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सेरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, अब सब म्यूकोसा पे आते हैं। तो सब म्यूकोसा, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जो सब म्यूकोसा है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें नर्व्स पाई जाती हैं और ब्लड और लिम्फ वेसल पाए जाते हैं। ब्लड और लिम्फ वेसल का काम क्या है? एक्सचेंज, फूड का एक्सचेंज और गैस का एक्सचेंज, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसका ब्लड और लिम्फ वेसल का काम है। साथ ही साथ बात करें सब म्यूकोसा की तो इसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ डुओडेनम वाले रीजन में। डुओडेनम यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें ग्लैंड पाए जाते हैं, उस रीजन में ग्लैंड पाए जाते हैं सब म्यूकोसा में। बाकी रीजन में ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है म्यूकोसा, इसी में ज़्यादातर सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक, सिर्फ एक की बात करें यानी डुओडेनम की बात करें तो सब म्यूकोसा में ग्लैंड पाए जाएंगे। तो अब म्यूकोसा को पढ़ते हैं, चौथी लेयर आखिरी लेयर है। ठीक, तो म्यूकोसा जो होती है, अच्छा एक चीज़ ये जान लीजिए, जैसे एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये है एक गोला। अब ये हमारी एक वो है कैनाल है मान लीजिए, जहाँ से फूड पास होता है। तो ये छोटा गोला है यानी छोटी पाइप है, तो जितना फूड इसके साइड में छुएगा उसी में से चीज़ें एब्जॉर्ब होगी, यानी उसी में से हमारा जो विटामिन होगा या मिनरल होगा, जो प्रोटीन होगा, उसी में से एब्जॉर्ब होगा जितना साइड में किनारे में छुएगा। अब हम इसको बड़ी बना दें ट्यूब, तो अब ज़्यादा खाना साइड में छुएगा। ठीक, साइड ये लेयर के टच में ज़्यादा खाना रहेगा। अब ज़्यादा खाना रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, जल्दी हम ज़्यादा अमाउंट में हम विटामिन प्रोटीन सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब ये हमने किया क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया है। ठीक, सरफेस एरिया हमने इंक्रीज़ कर दिया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है, लेकिन इस तरीके से नहीं। वो हमारी वो जो नली है वो तो इतनी ही बड़ी है, लेकिन इसमें उसने खूब सारे विलाई स्ट्रक्चर्स बना दिए, खूब सारी फोल्डिंग्स बना दी हैं। अब फोल्डिंग बनाने का क्या होता है, फोल्डिंग बनाएंगे तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस एक धागे को मैं बाहर निकाल के दिखाऊं, तो ये एक धागा इस टाइप से है, यहाँ पे देखिए ये एक धागा इस टाइप से है, तो इसका भी अपना सरफेस एरिया हो गया ये वाला पार्ट। अब इसमें जो फूड कांटेक्ट में रहेगा वो भी एब्सॉर्ब होगा, साथ ही साथ जो नीचे कांटेक्ट में रहेगा फूड वो भी एब्सॉर्ब होगा। तो जो ये फोल्ड होते हैं, फोल्डिंग यानी परतें बन जाती हैं, तो इससे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक, तो इससे एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, यानी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। अब यही चीज़ यहाँ पे म्यूकोसा में होता है, देखिए। तो जो म्यूकोसा होती है ये फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड बनाती है स्टमक में, जिसे हम रियोगी के नाम से जानते हैं। अब इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर के तरह के फोल्ड बनाती है, जिसको हम विलाई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो दोनों एक ही चीज़ है, बस जो विलाई होती है ये फिंगर के तरह की होती है, रियोगी जो होती है इसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर। ठीक,
तो ये सब क्यों होते हैं? सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, विलाई जो होती है, विलाई पे भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल आते हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोविलाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक, तो दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया एनॉर्मसली, इससे हमारा सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फोल्डिंग जितनी भी हुई हैं, यानी रयोगी, विलाई, माइक्रोविलाई, ये सब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए है कि आसानी से एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी। फिर विलाई अब एब्जॉर्ब करती है विलाई, तो एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगी? या फिर ब्लड में भेजेगी या फिर लिम्फ में भेजेगी? तो विलाई है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी का नेटवर्क होता है, कैपिलरी के अंदर ब्लड भरा होता है। साथ ही साथ इसमें लार्ज लिम्फ वेसल भी होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो विलाई में कैपिलरीज होती हैं, लैक्टियल होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं अब। तो म्यूकोसा के बारे में दो तीन चीज़ें और मैंने बताया, ज़्यादातर ग्लैंड जो होते हैं म्यूकोसा में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने गोबलेट सेल पढ़ी। जो गोबलेट सेल्स होती हैं ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ठीक, म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस हमारे फूड को थोड़ा चिकनाहट प्रोवाइड करता है कि आसानी से फूड पास हो सके। ठीक, तो जो हमारी फूड पाइप होती है उसके थ्रू आसानी से फूड पास हो सके, तो इसलिए चिकनाहट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर हमारी स्टमक की बात करें तो वहाँ पे जो पीएच होता है स्टमक का, वो होता है 1.4। तो ये मतलब बहुत ही कम पीएच है। इस इतने HCl जो निकलता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इतने कम पीएच का निकलता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसके थ्रू हमारी जो स्टमक होता है वो पूरा जल के ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन जो म्यूकस होता है वो काम करता है बचाने का। हमारा जो ये HCl होता है, इससे हमारी स्टमक को या फिर वॉल्स जो हैं, इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, इनको बचाने का काम करता है। ठीक, तो म्यूकस बचाता है हमारी वॉल्स को और हमारे स्टमक को। ठीक, तो ये म्यूकस हो गया। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी म्यूकोसा में पाए जाते हैं। मैंने बताया था ग्लैंड्स जो होते हैं म्यूकोसा में पाए जाते हैं। अब एक और चीज़ नई आई है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक विलाई है और ये एक विलाई है। ठीक, तो ये सरफेस है जहाँ पे विलाई निकले हुए हैं, तो यहाँ पे एक खांच बन जाती है इस जगह पे। अब इस खांच को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरखुन। तो बेसिस ऑफ विलाई, विलाई के बेस पे एक खांच बन जाती है जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लिबरखुन कहते हैं, और ये हमारा उसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा आप, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखुन पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था, हमारा फूड पाइप और ये स्टमक, ये सब इंटेस्टाइन जो गई एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दूसरा पार्ट ही, इसको आप एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला है सैलिवरी ग्लैंड, जिससे हमारा सलाइवा निकलता है। 3 पेयर पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। पहला है पैरोटिड। पैरोटिड जो होता है वो चीक के पास पाया जाता है, यानी गालों पे, गालों में मतलब अंदर की ओर, बाहर नहीं। फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर या सब मैग्जेली कहते हैं। जो सब मैंडिबुलर होता है ये लोअर जॉ में पाया जाता है। ठीक, तो यानी नीचे वाला जो जबड़ा होता है हमारा, उसमें पाया जाता है। तीसरा है सबलिंगुअल्स। सबलिंगुअल्स जो होते हैं वो टंग के नीचे पाए जाते हैं, बिलो टंग। ठीक, तो ये 3 हो जाए। लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज, लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेज या स्पीकिंग, तो इसी वजह से आप याद रख सकते हैं जो टंग होती है वो हमारी बोलने में काम आती है काफ़ी। तो सब लिंगुअल जो होते हैं, जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे पाए जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 पेयर हो गए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। जैसे 3 पेयर है तो यानी 3 जोड़ा है, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब एक और चीज़ पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड्स ये कहाँ पे होते हैं। तो मान लीजिए ये बक्कल कैविटी है हमारी, तो सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर होते हैं, यानी जस्ट आउटसाइड होते हैं। ये सब सलाइवरी ग्लैंड मैंने बना दिए, और ये अपना जो सिक्रेट करते हैं सलाइवा वो बक्कल कैविटी में डाल देते हैं। तो कभी कभी आपको मतलब ये लगेगा कि जब जैसे मैंने बताया कि जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, तो जीभ के नीचे तो होता है लेकिन बक्कल कैविटी में नहीं होता है, बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर होता है, जस्ट आउटसाइड।
ये चीज़ याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन रह चुका है ये। फिर आते हैं लीवर पे, दूसरा ग्लैंड हमारा। लीवर जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड होगा पूरे बॉडी में। इसका वेट भी ज़्यादा होता है, 1.2 से 1.4 किलोग्राम, काफ़ी वेट है। फिर इसकी जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसे हम हिपैटिक लॉब्यूल्स कहते हैं। और हिपैटिक लॉब्यूल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा हिपैटिक लॉब्यूल हो गया और इसके ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहेंगे। तो ये चीज़ें आप आसानी से फिगर बना के ध्यान में रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा लीवर होता है ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। अब ये बाइल जूस जो होता है वो लीवर की डक्ट से होते हुए, यानी हिपैटिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में पहुंचती है। ठीक, अब गॉल ब्लैडर लीवर के ही अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, तो गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है बाइल को, यानी बाइल को पहली बात तो रखता है, साथ ही साथ कंसंट्रेट करता है, यानी उसमें से पानी की मात्रा कम करता है, उसको थोड़ा गाढ़ा बना देता है। ठीक, तो गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसंट्रेट्स बाइल। फिर गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट जो होती है वो हिपैटिक डक्ट के साथ मिल जाती है, यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट जो होती है वो लीवर वाली डक्ट के साथ मिल जाती है, और इन दोनों को मिला के हम बाइल डक्ट कहते हैं। अब ये चीज़ हम एक बार फिगर में समझ लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा फिगर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है इससे ये डक्ट निकली, डक्ट फॉर्म गॉल ब्लैडर, इसी को सिस्टिक डक्ट बोला गया है। तो ये सिस्टिक डक्ट हो गई और ये हिपैटिक डक्ट हो गई, यानी डक्ट फ्रॉम लीवर। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे जब एक दूसरे से मिल जाती है तो उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक, ये चीज़ कुछ ना याद रखिएगा, ये हटा दीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जब डक्ट फॉर्म गॉल ब्लैडर यानी सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल जाती है तो उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाया क्या गया है ये भी मैं बताता हूँ। ये डुओडेनम है, सी शेप आप देख रहे हैं। ठीक, कलर में चेंज कर देता हूँ, तो ये सी शेप आपका डुओडेनम है, ये रेड कलर का बताया गया है। और डुओडेनम के बीच में, जो डुओडेनम का दोनों लिम्ब होता है उसके बीच में पैंक्रियाज होता है। तो ये जो है ये पैंक्रियाज आपको दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैंक्रियाज आप देख रहे हैं। ठीक, अब जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से ये एक डक्ट निकलती है, ये ऐसे होते हुए यहाँ पे आती है। ठीक, इस जगह पे। साथ ही साथ जो हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट है ये भी नीचे आती है। तो पैंक्रियाज से एक डक्ट आ रही है और कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं और यहाँ डुओडेनम में ओपन होती हैं। ठीक, ये वाला। तो पैंक्रियाज प्लस हिपैटिक, अब जैसे लीवर से आ रही थी जो, उसको हिपैटिक बोलते हैं, यानी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलती हैं तो जब हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड जो है वो लीवर के लिए और पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इस जगह पे देखिए आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मिलती है। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ जाके खुलती है, डुओडेनम में। ठीक, डुओडेनम में ये खुल जाती है। अब यहाँ पे भी रेगुलेशन होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ये खुलती है इस जगह पे, इस जगह पे हमारे पास एक और दरवाज़ा होता है जिसको हम इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो ये इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पाया जाएगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस डुओडेनम के बीच में। ठीक, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। तो ये फिगर एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सिस्टिक डक्ट जो है वो हिपैटिक डक्ट के साथ मिलेगी और बाइल डक्ट बनाएगी। अब जो बाइल डक्ट है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगी, उसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ वहीं पे फिगर में मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे जो दरवाज़ा होगा उसको बोलेंगे इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलेगी, डुओडेनम में। डुओडेनम और पैंक्रियास के बीच में जो दरवाज़ा होगा बिटवीन डुओडेनम एंड हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको कहते हैं हम इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो 3-4 दरवाजे आपने पढ़ चुके बस।
ये याद रखने हैं आपको। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया। अब तीसरा ग्लैंड जो हमारे पास है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जो एक्सोक्राइन है उससे हमें अल्कली पैंक्रियाटिक जूस मिलता है जिससे हमारा डाइजेशन होता है, और प्लस साथ में एंजाइम्स मिलते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट है उससे हमें हार्मोन मिलता है जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन पार्ट दोनों है, ये इसमें दोनों है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब पैंक्रियाज होता कहाँ है, तो सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ डुओडेनम। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। डुओडेनम कुछ सी शेप्ड होता है और इसी के बीच में पैंक्रियाज होता है। तो जो ये पार्ट है डुओडेनम का, एक सेकेंड, ये सी शेप डुओडेनम हो गया, इसके बीच में यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। तो ये जो है ये चीज़ डुओडेनम का, और ये इसको लिम्ब कहते हैं। लिम्ब मतलब हाथ पैर, और इसके बीच में आपका ये पैंक्रियाज है। तो तो सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ डुओडेनम, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आते हैं डाइजेशन प्रोसेस पे। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, यानी हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले खाना हम खाएंगे तो कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में हमारे टीथ टंग होते हैं। तो इन टीथ और टंग का काम क्या होता है, फूड को मैस्टिकेट करना। मैस्टिकेट मतलब पहले तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जो कि हमारा टीथ करता है। फिर उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स करना। सलाइवा मिक्स करने से क्या होता है कि दो फायदे हैं सलाइवा मिक्स करने के। पहली चीज़ तो आसानी से हम खाने को निगल सकते हैं सलाइवा मिक्स करने से। ठीक, दूसरी चीज़ है कि सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये दो फायदे ये हो गए, और एक तीसरा भी फ़ायदा है, सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम, तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक, तो मैस्टिकेशन के 3 फ़ायदे मैंने बता दिए, ये तीनों याद रखिएगा। फिर फैसिलिटेट सॉलोइंग। सॉलोइंग को फैसिलिटेट करना मतलब आसान बनाना, तो सॉलोइंग को आसान बनाता है ये। तो बक्कल कैविटी में ये चीज़ें होती हैं। फिर बक्कल कैविटी में हमारे पास सलाइवा होता है। सलाइवा को जो हम फूड के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हम अब जो हमारा बन जाता है खाना, वो उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक, मतलब सलाइवा जब हम फूड पार्टिकल्स के साथ सलाइवा मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक, ये चीज़ कहाँ पे है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में। ठीक, तो सलाइवा प्लस फूड पार्टिकल इज बोलस। अब अब हम देखते हैं कि सॉलोइंग होती क्या है, निगलना किसे कहते हैं। तो सॉलोइंग जो होती है उसको डिग्लूटिशन भी कहते हैं। डिग्लूटिशन एक टेक्निकल टर्म है। तो सॉलोइंग क्या होती है कि बोलस को, यानी सलाइवा प्लस फूड पार्टिकल जो मैंने आपको बताया था, बोलस को फेरिंग्स से ईसोफेगस में ले जाना, इसको सॉलोइंग कहते हैं। ठीक, ये होती है सॉलोइंग। फिर उसके बाद ये होती कैसी है, तो पेरिस्टालसिस नाम के एक मूवमेंट से। पेरिस्टालसिस क्या होता है, सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल का सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है। सक्सेसिव मतलब एक एक क्रम में वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक क्रम में। ठीक, तो उसके थ्रू हमारा ईसोफेगस की जो मसल्स हैं वो एक क्रम में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके थ्रू हमारा सॉलोइंग होती है। ठीक, पेरिस्टालसिस इसको कहते हैं। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए सलाइवा के बारे में। सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, तो सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन आयन या बाइकार्बोनेट आयन, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साथ ही साथ सलाइवा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम होता है कि ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। ठीक, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन, याद रखिएगा। पी साइलेंट है, पी होता है आगे, फिर उसका टाइलिन लिखा जाता है। तो सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं। ठीक, तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। कितने स्टार्च को, तो 30% स्टार्च को, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं खाना खाते समय हमारा थोड़ा ही टाइम तक खाना हमारे मुंह में रहता है, तो जब तक मुंह में रहेगा तभी तक हो पाएगा।
डाइजेशन, और तब तक में 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अच्छा, जो ये सलाइवरी एमाइलेज है या जो टाइलिन है, इसको काम करने के लिए या किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच की ज़रूरत होती है। ठीक, कोई एक टेम्परेचर और पीएच ऐसा होता है जिस पे वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें पीएच की ज़रूरत होती है वो है 6.8, यानी हमारे मुंह में जो पीएच होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है, 6.8 होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस पीएच पे हमारा सैलिवरी एमाइलेज बेस्ट काम करता है। ठीक, तो सैलिवरी एमाइलेज हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, अब मैंने बताया एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, जो कि जो खाने में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है। ये मैंने लिखा हुआ है लाइसोजाइम इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, तो ये लिख लीजिएगा आप। फिर आते हैं स्टमक में। ठीक, तो जो हम अभी कहाँ थे, बकल कैविटी में थे। बकल कैविटी से हम फूड पाइप में जाएंगे। फूड पाइप में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप से खाना पास होता है, स्टमक में आता है। तो अब हम स्टमक पढ़ेंगे। तो जो स्टमक है, पहली बात तो इसमें 4 से 5 घंटे तक का खाना रहता है। ठीक, स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे खाना रहता है, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि शाम को खाना जल्दी खाइए और खाने के बाद लगभग 2 घंटे बाद सोइए। ठीक, तो उसमें आपको थोड़ा आराम रहता है इस वजह से। तो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक के लिए खाना रहता है। और स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यानी जो हमारे डाइजेशन के लिए ग्लैंड्स होते हैं, वो 3 पाए जाते हैं, और इन तीनों को हमें पढ़ना है। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो पहला ग्लैंड जो है हमारे पास वो है म्यूकस नेक्स सेल। म्यूकस नेक्स सेल जो होती हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस का काम मैंने आपको अभी बता ही दिया था। ये खाने को आसानी से वो कर देता है, मतलब आसानी से पास होने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। ठीक, तो ये म्यूकस हो गया। फिर पेप्टिक सेल या चीफ सेल। पेप्टिक सेल्स जो होती हैं वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम क्यों कह रहे हैं प्रो एंजाइम, मतलब अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। ठीक, एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है। प्रो, जहाँ पे प्रो लग जाए, ठीक, किसी एंजाइम के सामने प्रो लग जाए या फिर किसी एंजाइम के आखिरी में ओजन लग जाए, तो वो इनएक्टिव होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, तो इनएक्टिव फॉर्म में ये सिक्रीट होता है। अब तीसरा है पैराइटल सेल, जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। नाम सारे याद रखने हैं आपको। ठीक, पेप्टिक सेल को चीफ सेल भी कहते हैं, पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। तो जो पैराइटल सेल हैं वो दो चीज़ सिक्रीट करती हैं, पहले तो HCl, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये ज़रूरी होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बस स्टमक में ये चीज़ें हो गई। अब जो स्टमक है हमारा, इसमें हम अभी तक हमारे पास बोलस था। बोलस में क्या था, फूड पार्टिकल था, उसमें सलाइवा मिक्स था। अब बोलस में जब हम गैस्ट्रिक जूस भी मिला देते हैं तो अब हम इसको काइम कहते हैं। ठीक, तो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इस काइम, यानी जब हमारा खाना पेट में पहुंच जाता है तो उसके साथ हम गैस्ट्रिक जूसेस मिला देते हैं, तो इसको हम खाने को काइम कहने लगते हैं। ठीक, अब जितने भी हमने एंजाइम ऊपर पढ़े हैं, या फिर HCl जो हो गया या पेप्सिनोजन हो गया, इन सब का काम देखते हैं। ठीक, तो जो HCl होता है, पहली चीज़, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। अब पेप्सिनोजन जो था, मैंने बताया था ओजन जहाँ लगा हो वो इनएक्टिव था, तो पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव था, और जो पेप्सिन है ये एक्टिव है। यानी HCl जो होता है वो एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिनोजन को। ये चीज़ याद रखना है। फिर पेप्सिनोजन एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को लेगा और इसको तोड़ देगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। ठीक, तो प्रोटीन क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। अब हर एंजाइम के लिए एक सिंपल सी बात है कि एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे जो पीएच आपको चाहिए वो 1.8 है। ठीक, तो बहुत ही कम पीएच है, और इतने यही पीएच होता है जिसकी वजह से
हमारी वॉल्स हो सकती हैं डैमेज, जैसे हमारे स्टमक की वॉल हो गई या इंटेस्टाइन की, तो इस तरह की वॉल हमारी डैमेज हो सकती है, जिससे म्यूकस बचाता है हमको, ठीक। फिर उसके बाद जो ये जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, इसमें कुछ अमाउंट में लाइपेज भी प्रोड्यूस होता है। लाइपेज वो एंजाइम होता है जिससे लिपिड को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक। तो इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने लिख दिया है प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, यानी जो हमारी म्यूकोसा है, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर एलिमेंट्री कैनाल की, उसको उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है HCl के थ्रू, मतलब HCl के HCl से बचाया जाता है। किसका यूज़ करके? तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का यूज़ करके। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3- यहाँ लिखा हुआ है। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का यूज़ करके हमारी जो म्यूकोसा है उसको बचाया जाता है HCl से। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब NCERT में नहीं दिया है, लेकिन एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पाया जाता है सिर्फ इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम है, जो सिर्फ दूध पीते हैं, ठीक, वो बच्चे। तो रेनिन जो होता है एंजाइम, और ये डबल एन याद रखिएगा, रेनिन में डबल एन यूज़ होता है, क्योंकि एक और रेनिन आएगा, ठीक, उसमें सिंगल एन यूज़ होगा। फिलहाल उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और सिर्फ इन्फेंट में पाया जाता है, बड़े लोगों में नहीं पाया जाता, ठीक, बच्चों में, इन्फेंट में पाया जाता है। तो ये स्टमक का हमारी बात हो गई। अब हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे मैंने बताया था सी शेप्ड डुओडेनम था, और उसके सामने यहाँ पे ऐसे पैंक्रियास था, और पैंक्रियास से जो डक्ट निकल रही थी वो डुओडेनम में जा रही थी, यानी पैंक्रियाटिक जूस डुओडेनम में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पैंक्रियाटिक जूस जो है उनके मतलब कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ट्रिप्सिनोजन, अब ओजन लिखा हुआ है तो आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म में है। काइमोट्रिप्सिनोजन, ओजन लगा हुआ है यानी इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रोकार्बोपेप्टाइडेज, प्रो लगा हुआ है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है। एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। अभी आप याद मत करिएगा, आप जैसे पढ़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा सारे, ठीक। तो ये हम एक एक एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है ट्रिप्सिनोजन जो है। ट्रिप्सिनोजन को हमें एक्टिव बनाना है, यानी ट्रिप्सिन में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें एंटेरोकाइनेज की ज़रूरत होती है, ठीक। तो एंटेरोकाइनेज जो होता है ये वो एंजाइम है जिसके थ्रू हम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलते हैं। फिर अब बाकी के काम ट्रिप्सिन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, प्रो कार्बोपेप्टाइडेज को कार्बोपेप्टाइडेज में बदलेगा, ठीक। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलेगा। तो ट्रिप्सिनोजन का 2 काम आपको याद रखना है, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक। अब आते हैं आगे। तो जो हमारे पास प्रोटीन बचा था और हमने प्रोटीन को तोड़ा था तो हमें पेप्टोन और प्रोटियोजस बना था। इन तीनों को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मिलकर डाई पेप्टाइड में चेंज कर देंगे, ठीक। तो डाई पेप्टाइड में चेंज कर दें, प्रोटीन, प्रोट्यूजेस और पेप्टोन जो भी हमें मिला था वो सब डाई पेप्टाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर है पॉलीसेक्राइड, जैसे कि स्टार्च। 30% का स्टार्च तो हमारा वहीं हो गया था डाइजेशन, माउथ में, बकल कैविटी में, ठीक। 30% का डाइजेशन वहाँ हो गया था। अब बाकी जो बचे हैं स्टार्च, उनको पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, जब हम बक्कल कैविटी में थे तो हमारा डाइजेशन जो था स्टार्च का वो सैलिवरी एमाइलेज कर रहा था, लेकिन अब जो डाइजेशन होगा वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज करेगा। तो पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट करके पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइसेक्राइड में चेंज कर देगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब 1-2 एंजाइम और बाकी रह गए हैं, जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देगा। फिर यही न्यूक्लियस यहाँ पे काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देगा। ये दोनों काम न्यूक्लियस का हो गया। फिर फैट पे आते हैं। तो फैट जो है मैंने बताया था लाइपेज सिक्रेट होता है। फैट जो होता है उस पर लाइपेज काम करेगा,
और डाइग्लिसराइड में चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे लाइपेज इस जगह पे फिर लाइपेज काम करेगा और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। ठीक, तो मतलब हम जितना छोटा करना चाह रहे हैं जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके। ठीक, अब हम बाइल जूस के बारे में पढ़ लेते हैं, बाइल जूस का कंपोजिशन। तो जो बाइल जूस है इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पहली चीज़ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट आपको दो याद रखने हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों याद रखने हैं। ठीक, बाइल पिगमेंट दोनों हैं। फिर इसमें बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। और ये चार चीज़ें पाई जाती हैं और एनसीईआरटी एक चीज़ स्पेशली मेंशन करता है कि कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक, तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। जनरली क्या होता है, हर जूस में एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू आपने देखा जो सारी चीज़ें थी, जैसे आपने यहाँ लाइपेज पढ़ा तो लाइपेज क्या है, एंजाइम है। ठीक, ऊपर जितने भी एरो के ऊपर आपने ऐसे एरो बनी रहती थी उसके ऊपर मैं चीज़ें लिखता था, जैसे लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें एंजाइम थी। लेकिन बाइल जूस जो है डाइजेशन में तो हेल्प करता है, लेकिन इसमें एंजाइम कोई भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे इंटेस्टाइन पे। बाइल के बारे में पढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस पे। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है सक्कस एंट्रिकस। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंट्रिकस नाम से भी जाना जाता है। और जो ये इंटेस्टाइनल जूस है ये दो जगह से सिक्रेट होता है। पहला है ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरा है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। जो मैंने क्रिप्ट आपको दिखाए थे बना के वही क्रिप्ट्स, तो सिक्रेटेड बाय ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून। अब होता क्या है इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, तो डाईपेप्टाइड्स होते हैं, यानी जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं। देखिए एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, डाईपेप्टाइड बचा है, डाईसैक्राइड बचा है, न्यूक्लियोसाइड बचा है, मोनोग्लिसराइड बचा है। इन सबको हमें और तोड़ना है, तो उसी को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन में अब ये जाएंगे और इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो इन्हीं चीज़ों को तोड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास डाईपेप्टाइडेजेस है, डाईपेप्टाइड को तोड़ने के लिए। कार्बोक्सीडेजेस है, कार्बोक्सीडाइजेस के लिए। और लाइपेजेस हैं, लिपिड के लिए। और न्यूक्लियोसाइडेजेस है, न्यूक्लियोसाइड के लिए। ठीक, अब इंटेस्टाइनल जूस में एक सेल होती है पैनेथ सेल्स। पैनेथ सेल क्या होता है कि लाइसोसाइम सिक्रेट करती हैं। एक बार लाइसोसाइम आपने बक्कल कैविटी में पढ़ा था, और जो कि सलाइवा में पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे पैनेथ सेल में लाइसोसाइम भी पाया जाता है। फिर यहाँ के लिए जो पीएच है, मतलब जो ये सारे जूस ये जा रहे एंजाइम्स हैं, डाईपेप्टाइडेसेस, डाईसैक्राइडेसेस, इन सब के लिए जो पीएच चाहिए वो हमारे पास 7.8 है। यानी हल्का सा एल्कलाइन मीडियम, हल्का सा बेसिक मीडियम हमें चाहिए होता है। ठीक, तो इंटेस्टाइन की बात करें तो हमें हल्का बेसिक मीडियम चाहिए होता है। पीएच यहाँ पे 7.8 हमें चाहिए होता है। ठीक, फिर जो भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन मेंशन शेयर्ड, वो डुओडेनम रीजन में होता है इंटेस्टाइन की। ठीक, इंटेस्टाइन की 3 रीजन थी, डुओडेनम के अलावा जेजुनम और इलियम थी। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन अभी हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ों को ब्रेक करेंगे वो सारी चीज़ें डुओडेनम में होती हैं। बाकी की इंटेस्टाइन जो होती है वो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन या फिर थोड़ा बहुत जो ब्रेकडाउन होता है उसके लिए यूज़ होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ मैंने नीचे लिख दिया, देखिए इलियम एंड जेजुनम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। इलियम और जेजुनम का जो काम होता है वो जनरली एब्जॉर्प्शन में होता है। ठीक, तो डाइजेशन जो होता है वो डुओडेनम में होता है। अब ये पूरा एक मैंने बनाया था चार्ट जिसके थ्रू आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारे पास डाईपेप्टाइड्स था, तो डाईपेप्टाइडेसेस उस पर हमने यूज़ किया और अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड, तो हम आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। माल्टोज जो होता है उसको माल्टेज से ट्रीट किया, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, एक माल्टोज में दो ग्लूकोज के यूनिट होती है, तो दो ग्लूकोज में चेंज कर दिया। ठीक, फिर लैक्टोज जो है उसको लैक्टेज से ट्रीट किया, और लैक्टोज में होता क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों चेंज कर दिया। फिर सुक्रोज जो होता है उसको हमने सुक्रेज से ट्रीट किया और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। तो मोनोमर्स आपको याद रखने हैं। माल्टोज में हमें 2 यूनिट मिलेगी ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज
लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये चीज़ें याद रखिएगा आप। फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बचा था, उसको हम न्यूक्लियोटाइजेजेस से ट्रीट करेंगे और न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा। फिर जो न्यूक्लियोसाइड बचा हमारे पास, इसको हम न्यूक्लियोसाइडेजेस से ट्रीट करेंगे। शुगर प्लस बेस और प्लस फॉस्फेट यहाँ लिख लीजिएगा, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब बचे हमारे पास डाई और मोनोग्लिसराइड। जो हमारे पास फैट था, फैट और लिपिड, उसको हमने तोड़ा था। लिपिड जो हमारे पास था उसको हमने तोड़ा था, तो हमारे पास यही मिले थे, डाईग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। अब डाईग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को हम लाइपेज से ट्रीट करेंगे और हमारे पास फैटी एसिड मिल जाएगा प्लस ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आखिरी का ब्रेकडाउन है। ठीक, एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, डाईपेप्टाइड, फिर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और डाई या मोनोग्लिसराइड दोनों। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन कंप्लीट लगभग। ठीक, तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम एब्जॉर्प्शन की ओर चलेंगे कि बॉडी में जो चीज़ डाइजेस्ट हो चुकी है वो एब्जॉर्ब कैसे होती है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ नो सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इम्पॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता है। ठीक, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है पहली चीज़, फिर मिनरल है और ड्रग्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं। ड्रग्स यानी जो मेडिसिन आप खाते हैं वो। ठीक, तो यहाँ पे ड्रग्स का वो मतलब है। और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस भी सिक्रीट किया जाता है, जिससे कि जो हमारा वेस्ट बचता है, जैसे डाइजेशन हो गया, जो हमें एब्जॉर्ब करना था हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बचा उसको एक दूसरे में चिपका दिया जाता है। और साथ ही साथ म्यूकस का काम ल्यूब्रिकेट करना, आपको पता है ना। लिब्रिकेशन से क्या होता है कि कोई भी चीज़ आसानी से पास होती है। जैसे मोबिल डाला जाता है, आपकी मोटरसाइकिल अगर हो आपके पास, बाइक जो होती है उसमें मोबिल डाला जाता है कि जो इंजन होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए। ठीक, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको एक दूसरे में चिपका दिया जाता है, अधेयर कर दिया जाता है और लुब्रिकेट कर दिया जाता है फॉर इजी पासेज, जिससे कि वो आसानी से बाहर निकल सके। अब यहाँ पे एक और वॉल्व है, इलियोसिकल वॉल्व, यानी दरवाजा एक और है। ये इलियोसिकल जैसे नाम बता रहा है, इलियम और सीकम के बीच में होता है। ये क्या होता है कि प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फिसीज। फिसीज किसे कहते हैं, जो आप वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, सुबह सुबह याद करिए। तो जो जो हमारी फिसीज होती हैं ये वापस से हमारे बॉडी में उल्टी डायरेक्शन में ना चलने लगे, यानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं तो ये वापस ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक इलियोसिकल वॉल्व होता है इलियम और सीकम के बीच में। ठीक, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली आप कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक दरवाज़ा होता है, जो कि क्या करता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यानी फिसीज है उसको रोकता है लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहे, वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए। फिर फिसेज जो होती है जब तक आप उसको डिफिकेट नहीं करते यानी उसको बाहर नहीं निकाल देते तब तक वो रेक्टम में रहती है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में एक आखिरी पार्ट आपने पढ़ा था रेक्टम, तो रेक्टम में फिसेज स्टोर्ड रहती हैं जब तक वो बाहर निकाल ना दी जाए। ठीक, अब आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो दो तरीके हैं कंट्रोल के। पहला न्यूरल तरीका है यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू, दूसरा हार्मोनल तरीका यानी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो रेगुलेशन होता है वो, जैसे आप देखिए, साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड। अगर आपने खाना कहीं देखा, खाना जो मतलब थोड़ा अच्छा दिखे देखने में बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप मूवीज़ में देख लीजिए या फिर जो बड़े होटल्स होते हैं उनमें सजा वजा के रखा होता है, तो या फिर आपको जब भूख लगी हो ज़्यादा, तो यह साइट मतलब देखने वाला है। स्मेल, जब आपके खाने की खुशबू बहुत अच्छी आती है, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड, या आपके मुंह में जब खाना होता है तब सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। और ये काम क्यों होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर लेता है। हमारा नर्वस सिस्टम ही डिटेक्ट करता है कि सामने खाना है, उसी खाने की वजह से हमारे मुंह में पानी आने लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम ही डिटेक्ट करता है कि किस खाने की खुशबू आ रही है, उसकी वजह से हमारा मुंह में सलाइवा आने लगता है। ठीक, तो सलाइवा का सिक्रीशन एक नर्वस सिस्टम के द्वारा है, तो न्यूरल एक्टिविटी हो गया। फिर मस्कुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि आपने पेरिस्टाल्सिस पढ़ा था, एज पेरिस्टाल्सिस।
पेरिस्टालसिस एक मस्कुलर एक्टिविटी थी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता था, वो भी एक तरह का न्यूरल रेगुलेशन है नर्वस सिस्टम द्वारा। फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट किए जाते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम द्वारा ही इनिशिएट किए जाते हैं, ठीक, शुरू किए जाते हैं। फिर है दूसरा हार्मोनल, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन के थ्रू काम करता है। तो बाई लोकल हार्मोन्स, लोकल हार्मोन मतलब वो हार्मोन जो लगभग वहीं से प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे डाले जाते हैं जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे पेट में कोई हार्मोन है तो वो पेट में ही प्रोड्यूस हुआ और पेट में ही काम किया, तो इसे लोकल हार्मोन कहते हैं, ठीक। बाई लोकल हार्मोन, और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू भी, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनके थ्रू भी जो का रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, वो हार्मोनल होता है, ठीक। तो ये रेगुलेशन हो गया। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि डाइजेशन चैप्टर का नाम क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन जो है, पहली चीज़ कहाँ कहाँ होता है, तो पहले शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें किस तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेड, तीनों तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करना है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब मोनोसेक्राइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, फिर इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, इसी वजह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न है। सिंपल डिफ्यूज़न मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा उधर ही की तरफ वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है, एक सेकेंड, इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट। फिर है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन यूज़ होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फैसिलिटेटेड में आता है अमीनो एसिड और ग्लूकोज। ये चीज़ याद जरूर रखिएगा कि पैसिव में दो पार्ट है हमारे पास, एक तो सिंपल डिफ्यूजन है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक सेकेंड, तो पैसिव में हमारे पास दो पार्ट, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। दोनों में एनर्जी नहीं यूज़ होती है, एनर्जी इन दोनों में नहीं यूज़ होती है, लेकिन जो सिंपल वाला है वो तो सिंपली हो जाएगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो फैसिलिटेटेड वाला है, इसमें हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन की हेल्प लेते हैं हम। तो अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जैसे आप देख रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हम एक्टिव में भी देख सकते हैं, पैसिव में भी देख सकते हैं और फैसिलिटेटेड में भी। फिर आप देख रहे हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव तरीके से भी होता है, पैसिव तरीके से भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड तरीके से भी हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका एब्जॉर्प्शन तीनों तरीके से हो सकता है। फिर अगला चीज़ लिखा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो मैंने बता ही दिया, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, ये जो है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक, घुल नहीं सकते हैं ब्लड में, इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, पहली चीज़ तो इनकी मिसली बनाई जाती है। अब क्या मिसली क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक फैटी एसिड है, इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बताया जाता है, ठीक, छोटे छोटे खूब सारे टुकड़ों में, और इसी को कहते हैं मिसली बनाना। तो फैटी एसिड जो होता है उसका मिसली बनाया जाता है। ये मिसली क्या करती हैं, इंटर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में इंटर करती हैं, ठीक। फिर म्यूकोसा से मिसली, जब म्यूकोसा में इंटर कर जाएंगे मिसली, तो एक सेकंड मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। तो ये हमारी मिसली है, मान लीजिए ये म्यूकोसा में जब घुसेगी तो इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाएगी, ये हमने कोटिंग चढ़ा दी एक ऊपर, इसके ऊपर। और ये कोटिंग जो होगी, ये वाली, ये कोटिंग होगी हमारी प्रोटीन की। अब जब इसके मिसली प्लस कोटिंग, ये दोनों चीज़ हो जाएगी, मिसली के ऊपर जब कोटिंग हो जाएगी तो इसको काइलोमाइक्रोन नाम से जाना जाता है, ठीक। और फिर अब यहाँ पे देखिए, अब आप समझ सकते हैं। तो मिसली बनाया, मिसली हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में घुसी, फिर मिसली आर कोटेड विथ प्रोटीन, मिसली को प्रोटीन की कवर चढ़ा दी गई, तब इसको हमने काइलोमाइक्रोन कहा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन को क्या किया जाएगा, ब्लड में नहीं भेजा जाएगा, लिम्फ में भेजा जाएगा, लिम्फ वेसल में भेजा जाएगा, जो कि लैक्टियल्स आपको पता है, मैंने लैक्टियल्स आपको बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक।
तो अब काइलोमाइक्रोन को लैक्टियल्स में भेजा जाएगा पहले, और फिर लैक्टियल्स से इनको ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जो सब्सटेंस है वो टिश्यू तक पहुंचेगा। कोई भी जो सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया है, अमीनो एसिड हो गई और ग्लिसराइड्स हो गए हैं, वो टिश्यू तक पहुंचेंगे। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हमने एब्जॉर्ब किया, वो टिश्यू तक पहुंचा, इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक, तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है ये तो पढ़ लिया। अब बाकी जगह भी एब्जॉर्प्शन होता है, कम होता है लेकिन होता है। तो जो माउथ है हमारा, मुंह में, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला है कुछ ड्रग्स का। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हमारे मुंह में ही हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। फिर स्टमक में बात करें अगर, तो स्टमक में हमारे पास पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्टमक में। फिर अल्कोहल अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। ठीक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पानी एब्जॉर्ब होता है, मतलब जितना भी पानी है वो सारा ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, फिर मिनरल्स और ड्रग्स भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन देखा गया है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन 4 जगह पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। अब अब हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर यानी कि जो डिसीज़ेस कह लीजिए आप, जो बीमारियां होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे। तो सबसे पहली चीज़ जो सब लोग मिस कर देते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ते समय है, वो है मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर होता है वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन का जो ट्रैक्ट होता है उसका इन्फ्लामेशन होना। तो अब ये क्यों होता है, तो बैक्टीरिया या फिर वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है, ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस। और इसका एक और रीज़न है, जैसे वर्म्स की वजह से, टेप वर्म, हुक वर्म, प्यून वर्म, इन सब की वजह से भी हमारा इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन, जलन हो सकती है इंटेस्टाइन में। ठीक, फिर आते हैं दूसरे डिसऑर्डर पे जो कि है जॉन्डिस, हिंदी में जिसको आप पीलिया कहते हैं। तो जॉन्डिस जो होता है लीवर को अफेक्ट करता है। टारगेट ऑर्गन जरूर याद रखिएगा कि किस ऑर्गन पे टारगेट जाता है। ठीक, तो जॉन्डिस में लीवर पे टारगेट होता है, तो लीवर अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, स्किन और जो आइज़ होती हैं वो येलो कलर में बदल जाती हैं, टर्न येलो, उनका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से, जो बाइल पिगमेंट होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से। ठीक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आपने पढ़ा था, उनका डिपोजिशन हो जाता है हमारे स्किन और उसके नीचे, तो आँखों के नीचे, तो इसी वजह से ब्लड में, और इसी वजह से येलो कलर की हो जाती हैं। तो ये हो गया जॉन्डिस। अगली अगला डिसऑर्डर जो आपको बताया गया है वो है वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंपोनेंट, जिसको आप उल्टी या पल्टी कहते हैं। तो स्टमक में जो भी कंपोनेंट होता है तो उसका इजेक्शन हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है मुंह के थ्रू, इसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। फिर ये एक वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब इनवॉलेंट्री है, वो अपने आप होता है, और ये एक कंट्रोल किया जाता है वॉमिट सेंटर के थ्रू, जो कि हमारे ब्रेन के मेडुला हिस्से में होता है। ब्रेन में हमारा एक हिस्सा होता है मेडुला, उसमें पाया जाता है वॉमिट सेंटर। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है और कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेडुला। फिर वॉमिटिंग होने से पहले जी मचलाता है, जिसको आप नोज़िया कहते हैं। तो नोज़िया इज़ फेल्ट बिफोर वॉमिटिंग। नोज़िया जो होता है जी मचलाना, ये आपको जी मचलाता है वॉमिटिंग होने से पहले। ठीक, आगे चलते हैं डायरिया। तो डायरिया जो होती है वो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट की वजह से होती है। यानी जो हमारा बाउल होता है उसकी मूवमेंट जो होता है एबनॉर्मल होता है, इसी वजह से डायरिया होती है। बाउल किसे कह सकते हैं, अब जो खाना होता है, जो भी मिक्सचर होता है पूरा इंटेस्टाइन में, उसको बाउल कह सकते हैं। ठीक, तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। डायरिया में इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, जो हमारी फीसिस होती है, यानी जो हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता यानी। और फिर ये लिखा हुआ है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये हो गया डायरिया। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको आप अपच कहते हैं या कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इरेगुलर बाउल मूवमेंट होता है। ठीक, डायरिया में हमारा बाउल फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है,
और कॉन्स्टिपेशन में इरेगुलर बाउल मूवमेंट होता है, यानी जो बाउल होता है हमारा वो इरेगुलरली मूव करता है, किसी एक डायरेक्शन में पार्टिकुलरली नहीं चलता है। फिर फीसीज आर रिटेन्ड विद इन कोलॉन, जो फीसीज है हमारी वो कोलॉन में ही रह जाती है। जनरली कहाँ फीसीज, अपनी आपने पढ़ा था कि फीसीज रेक्टम में स्टोर की जाती है, लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारा जो फीसीज होती है वो कोलॉन में ही रह जाती है, ठीक, आगे बढ़ती ही नहीं है। इसी वजह से आप टाइम बहुत ज़्यादा बिताते हैं वॉशरूम में, ठीक। फिर आता है इंजेशन, इनडाइजेशन, सॉरी। इनडाइजेशन क्या होता है? फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, सही से फूड डाइजेस्ट होता ही नहीं है, ठीक। और इसी वजह, जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके पेट में फूड पड़ा रहेगा, और इसी वजह से आपको क्या लगेगा कि हमारा पेट फुल है, यानी आपको भूख लगेगी नहीं, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है यहाँ पे इनडाइजेशन में। इनडाइजेशन का कॉज क्या होता है, रीज़न? तो 3-4 कॉज हैं यहाँ पे। पहली चीज़ इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, यानी जितना एंजाइम हमें चाहिए उतना सिक्रेट नहीं किया बॉडी ने। फिर एंग्जाइटी, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है नीट निकलेगा या नहीं। फूड पॉइजनिंग, यानी फूड का ख़राब होना, या फिर आपने ख़राब फूड खा लिया हो। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लिया हो, आदत होती है कुछ लोगों की। फिर स्पाइसी फूड, यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया हो, जिसमें मसालेदार होते हैं फूड जो, उनको खा लिया हो। तो ये नॉर्मल, मतलब इनडाइजेशन एक नॉर्मल रीज़न आप बता सकते हैं किसी भी चीज़, उसमें किसी भी रीज़न को, इन 4-6 में से कोई भी एक रीज़न आप बता सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं आखिरी हमारे टॉपिक पे, जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि या फिर प्रोटीन की या फिर एनर्जी की, एनर्जी मतलब क्या होता है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्ब्स। तो प्रोटीन या एनर्जी दोनों में से किसी एक की कमी हो जाएगी, यानी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसको PEM कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और एनर्जी का यहाँ मतलब कार्बोहाइड्रेट से है, ये चीज़ ध्यान ध्यान में रखिएगा। अभी ये हमें पढ़ने हैं 2 तरीके की, पहला है मैरस्मस, दूसरा है कॉसियाकर। मैरस्मस जो होता है वो प्रोटीन और एनर्जी दोनों का वो होती है, डिफिशियंसी होती है, यानी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन प्लस कैलोरीज। कैलोरीज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को बोला गया है, ठीक। तो मैरस्मस में हमें दोनों चीज़ की कमी होती है। मैरस्मस होता किसे है, तो इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स मतलब जिनकी, वो बच्चे जिनकी एज जो है 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक। ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है 1 साल से कम है। क्वाशियार्कर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। और क्वाशियार्कर किस में देखा जाता है, ऐसे चाइल्ड जो कि 1 साल से ज़्यादा है, ठीक। अगर कोई भी बच्चा 1 साल से कम है तो उसको इन्फेंट नाम दिया जाता है, ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको हम इन्फेंट नहीं बोलेंगे, ठीक। तो इन्फेंट जो है वो लेस देन 1 ईयर एज, तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा कि मैरस्मस में इन्फेंट्स, मैरस्मस जो होती है इन्फेंट्स में होती है, ठीक। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, यहाँ हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, ठीक। तो आज हम फिलहाल इतना भी पढ़ेंगे, और ये पूरा चैप्टर था आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 16, चैप्टर 16 क्लास 11th का। तो 1 शॉर्ट वीडियो था ये पूरा, एक बार में देखने की कोशिश करिएगा। और ये नोट्स जो हैं सबसे शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाए हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की हैं। तो आप ये नोट्स ज़रूर बनाइएगा, या फिर PDF का लिंक नीचे दिया गया है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए।